नमस्कार। वेलकम बैक टू देसा एग्रीकल्चर एकेडमी। स्वागत है आपका देसा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। इन क्वेश्चंस के साथ साथ में हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। सो गाइस, वीडियो पर एंड तक बने रहना। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सरसों की बीज दर क्या है। सीड रेट आपसे पूछी गई है मस्टर्ड की। तो सरसों की जो बीज दर होती है 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करी जाएगी कि अगर आपसे सीधा प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो इंडियन मस्टर्ड है ना, जो भारतीय सरसों है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको बताना है ब्रासिका जंसिया। क्या बताना आपको? ब्रासिका जंसिया। अगर आपसे पूछे कि भारतीय सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है तो आप बताएंगे ब्रासिका जंसिया। ठीक है ना। अच्छा, 5 से 6 किलोग्राम इसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर पड़ती है। अच्छा, ठीक है ना। इसके बाद आप से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरसों की खली में एनपीके की मात्रा क्या होती है। क्या मैंने बोला? जो सरसों है इसकी खली में एन की पी की नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की कितनी मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन 5.2% पाई जाती है। पोटास की बात करें 2.5% के आसपास। फास्फोरस की बात करेंगे 2.5% के आसपास। और पोटास की बात करेंगे 1.5%। यानी जो सरसों की खली है, जो मस्टर्ड केक है, इसमें 5.2% नाइट्रोजन, 2.5% फास्फोरस, 1.5% पोटास की मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, इसकी बहुत फेमस प्रजातियां हैं। पूसा बोल्ड, बरुणा, रोहिणी, बरदान, है ना, वैभव है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि विश्व की पहली सरसों की किस्म कौन सी है, विश्व की पहली संकर सरसों की किस्म कौन सी, आपसे अगर प्रश्न पूछे विश्व की पहली सरसों की संकर किस्म कौन सी है तो आप क्या बताएंगे? NRC HB 506। क्या मैंने बोला? NRC HB 506। ठीक है ना। NRC का मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर हाइब्रिड। ये जो है भरतपुर से निकाली गई। कहाँ से? जो NRC है सरसों राई की NRC कहाँ पे? सरसों राई की NRC स्थित है भरतपुर, सेबर भरतपुर, राजस्थान में। तो ये प्रजाति वहीं से निकाली गई। ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद एक प्रश्न और आता है कि सरसों की जो वैरायटी है पूसा जय किसान। सरसों की एक वैरायटी जिसका नाम है पूसा जय किसान। यह जो वैरायटी है बायोटेक्नोलॉजी विधि के द्वारा निर्मित की गई है। बायोटेक्नोलॉजी विधि के द्वारा इसका विकास किया गया है। या फिर ऐसा प्रश्न आ सकता है कि सरसों की कौन सी प्रजाति है जिसका विकास सोमा क्लोनल वेरिएशन के द्वारा हुआ है, सोमा क्लोनल विविधता के द्वारा हुआ। तो आपको बताना पूसा जय किसान। पूसा जय किसान को बायो 902 के नाम से जानते हैं। पूसा जय किसान को बायो 902 के नाम से भी जानते हैं। तो इतने सारे फैक्ट्स हमें आने चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर हमसे बात करें कि तोरिया की फसल के लिए एनपीके की मात्रा कितनी चाहिए, तोरिया की फसल के लिए एनपीके की मात्रा कितनी चाहिए, तो आपके सामने लिखिए नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस और पोटास की 40 किलोग्राम मात्रा की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर पड़ती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सरसों कुल की फसलों का प्रमुख कीट है। यानी सरसों या फिर पूरे क्रोसीफेरी कुल में लगने वाले कीट कौन कौन से होते हैं। तो माहू, साफ्लाई, लीफ माइनर, ये सारे कीड़ा जो हैं हानि पहुंचाते हैं क्रोसीफेरी कुल की फसलों को। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि मॉडर्न प्रजाति किसकी है, मॉडर्न किसकी वैरायटी है। तो ये वैरायटी होती है सनफ्लावर की, यानी सूरजमुखी की वैरायटी होती है मॉडर्न। सूरजमुखी डे नेचुरल प्लांट है। सूरजमुखी के पुष्पक्रम को कैपिटुलम या मुंडक बोलते हैं। सूरजमुखी के बीज को क्या बोलते हैं? एकेन बोलते हैं। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है बच्चों। क्या? जो सूरजमुखी का तेल है वो हार्ट पेशेंट यानी हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। क्यों लाभकारी होगा? क्योंकि इसमें जो है लिनोलिक अम्ल, इसमें जो लिनोलिक अम्ल है, इसमें जो लिनोलिक अम्ल है इसकी मात्रा 64% से ज़्यादा पाई जाती। इस कारण इसका तेल हृदय रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। ठीक है ना। अगर बात करी जाए कि सरसों के
जो तेल है उसको कितना पाया जाता है सरसों में तेल की मात्रा, तो 45 से 50% क्या होता है तेल। यानी जो सूरजमुखी है, हम बात सूरजमुखी कर रहे हैं, सूरजमुखी में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है 45 से 50%। सूरजमुखी में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, प्रोटीन अगर सूरज प्रोटीन की बात करी जाएगी तो 40%। ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि सूरजमुखी में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो आप बताएंगे 40%। सूरजमुखी में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 45 से 50% पाई जाती है ना। ये प्रश्न आपको आने चाहिए। वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एनस होता है, कंपोजिटी कुल का पौधा है और इसका उत्पत्ति स्थान जो है मध्य अमेरिका माना जाता है। सूरजमुखी की प्रति हेक्टेयर बीज दर आपसे पूछ सकता है कितनी पड़ती है, तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो सूरजमुखी का सीड रेट है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ता है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बात करें कि आलू में स्टार्च परसेंट कितना होता है, तो ये 22% के आसपास में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सरसों का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो देखो सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है ना। राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है, राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, तो आप बताएंगे सर सरसों, ठीक है ना। जबकि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, भारत खाद्य फसल नहीं, भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, तो आप बताएंगे मूंगफली, ठीक है ना। राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल सरसों, भारत की मुख्य तिलहनी फसल मूंगफली। विश्व की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, तो सोयाबीन आप बताएंगे। विश्व की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है, तो आप बताएंगे सोयाबीन। विश्व की प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन, भारत की मुख्य तिलहनी फसल मूंगफली, राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल सरसों और उत्तर प्रदेश की भी मुख्य तिलहनी फसल सरसों। ये प्रश्न आपको आने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आलू की बुवाई के लिए अंतरण कितना रखते हैं, तो आलू को 60 × 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, आलू में लेट ब्लाइट बीमारी का कारण क्या है, तो आलू में जो लेट ब्लाइट बीमारी है, जो आलू की पछेती झुलसा बीमारी है, ये फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस नामक कवक के द्वारा होती है। बच्चों किसके द्वारा, फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस नामक कवक के द्वारा यह बीमारी होती है। और इस बीमारी के द्वारा 1845 में आयरलैंड में अकाल पड़ गया था। इस कारण इस बीमारी को आयरिश फेमाइन के नाम से भी जानते हैं। इस कारण इस बीमारी को आयरिश फेमाइन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आयरलैंड में 1845 में अकाल पड़ गया था इसी बीमारी के कारण। उस बीमारी का नाम था पछेती झुलसा, जिसका रोग कारक क्या है, फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस नामक कवक। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टॉपिंग का संबंध किससे है, तो टॉपिंग जो प्रोसेस है ये की जाती है सरसों में। टॉपिंग किस में की जाती है भैया, सरसों में, ठीक है ना। और आलू में कौन सी करते हैं, डीहलमिंग और मिट्टी चढ़ाना, डीहलमिंग और मिट्टी चढ़ाना, है ना। ये क्रिया किससे संबंधित, ये आलू से संबंधित है। और मस्टर्ड से संबंधित है टपिंग, रिमूवल ऑफ टॉप पोर्शन, यानी जो पौधे का ऊपरी भाग होता है, शीर्ष भाग, उसको रिमूव कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं टॉपिंग। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। PT 303 एक वैरायटी किस क्रॉप की है ये, तो PT 303 वैरायटी तोरिया की है, पंतनगर से निकाली गई, ठीक है। पंतनगर तोरिया 303 इसका पूरा नाम होता है। आगे दें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मसूर की बुवाई का सबसे बढ़िया टाइम क्या है, तो मध्य अक्टूबर बहुत ही अच्छा टाइम है। मध्य अक्टूबर बहुत ही बेहतरीन टाइम है मसूर की बुवाई करने का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खदरावी किसकी एक वैरायटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो खदरावी किसकी वैरायटी भाई, बरसीम की है। बरसीम के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम जानेंगे इसी वीडियो में। बरसीम की बात करें, बरसीम का वैज्ञानिक नाम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, फैमिली लेग्यूमिनेसी, उत्पत्ति स्थान इसका इजिप्ट है। और बरसीम को चारे वाली फसलों का राजा बोलते हैं, क्या, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप। चारे वाली फसलों का राजा किसको बोलते हैं, बरसीम को। तो फिर चारे वाली फसलों की रानी किसे बोलेंगे, वो बोलेंगे लूसर्न को। अच्छा, बरसीम जो है रबी के मौसम में उगाए जाने वाली लेग्यूम चारे की फसल है, ध्यान रहे। बरसीम से क्या बनाया जाता है, हे बनाया जाता है। बरसीम से सबसे अच्छी क्वालिटी का हे बनता है किसकी क्रॉप से, बरसीम की क्रॉप से। बरसीम में क्रूड प्रोटीन की बात करें, बरसीम में क्रूड प्रोटीन की बात करें तो 20% पाई जाती है। बरसीम में जो क्रूड प्रोटीन है वो 20% पाई जाती है, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, शानदार। और शुष्क पदार्थ के आधार पर जो प्रोटीन है वो भी 20 से 21% पाई जाती है। अब हमसे पूछा था कि बरसीम की कौन कौन सी वैरायटी हैं,
तो बरसीम की वैरायटी आप सुन लीजिए बढ़िया से। बरसीम की वैरायटी को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड वैरायटी कौन कौन सी है? तो मिसकाबी है, खदराबी है, छिंदबारा है, बरदान है, IGFRI 19 एक है। ये वैरायटी कैसी? डिप्लॉयड। अब हम जानेंगे कि बरसीम की कौन सी टेट्राप्लाइड प्रजातियां हैं। टेट्राप्लाइड वैरायटी कौन कौन सी बरसीम की होती हैं? तो बरसीम की जो टेट्राप्लाइड वैरायटी वो कौन सी है? पूसा जाइंट, पूसा विशाल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रश्न ऐसे ही आते हैं परीक्षा में कि बरसीम की टेट्राप्लाइड प्रजाति कौन सी? तो पूसा जाइंट और पूसा विशाल। पूसा जाइंट और पूसा विशाल जो बरसीम की वो टेट्राप्लाइड वैरायटी है, ठीक है ना। बरसीम की 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज दर लगता है। कितना बीज दर लगता है? 25 से 30 किलोग्राम बीज दर लगता है। बरसीम का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा? ये भी आपको जानना चाहिए कि बरसीम का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा। तो बरसीम का जो आपत्तिजनक खरपतवार है वो कासनी। आपत्तिजनक खरपतवार का मतलब बच्चों ये होता कि ऐसे बीज, खरपतवार के बीज प्लस फसल के बीज बिल्कुल एक समान दिखाई देते हैं, उनको हम पहचान नहीं कर सकते कौन सा फसल का बीज है, कौन खरपतवार का बीज है। तो ऐसे बीजों को अलग करना एक समस्या होती है, इसलिए इनको आपत्तिजनक खरपतवार बोला जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल। अब इन आपत्तिजनक खरपतवारों को अलग कासनी को कैसा करा जाए? बरसीम के बीज से कासनी के बीज को कैसे अलग किया जाए? तो इसमें 10% हम क्या लेते हैं? नमक का घोल प्रयोग करते हैं। 10% नमक के घोल का प्रयोग करेंगे। 10% नमक के घोल से बीज को उपचारित करते हैं, है ना। अब कासनी का बीज हल्का होता पानी में तो ऊपर आ जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि बरसीम की बुवाई का सबसे अच्छा समय क्या है? तो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। बरसीम की बुवाई का सबसे अच्छा समय क्या है? अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। देखो बच्चों, आप सभी ईयरफोन लगा के बढ़िया इस क्लास को 2 से 3 बार बस ऐसे ही आप शाम को लेटे हुए आराम से सुन लो बढ़िया से, ठीक है ना। यकीन मानिए पेपर में बहुत फ़ायदा होगा। केवल आप सुन लीजिए, बेमनते भी आप सुन लेंगे तब भी आपका एग्ज़ाम आर पार हो जाएगा बढ़िया से। इसलिए आप लोग बढ़िया से वीडियो वॉच करिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न एक और बरसीम से ये भी आता है कि बरसीम की पहली कटाई कब करते हैं? तो पहली कटाई करते हैं भैया 50 से 55 दिन के बाद, ठीक है ना। पहली कटाई कब करेंगे बरसीम की? 50 से 55 दिनों के बाद बरसीम की पहली कटाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंधी गुड़ाई किस में करते हैं? अंधी गुड़ाई किस क्रॉप में करते हैं? तो शुगर कैन में, गन्ना में अंधी गुड़ाई क्रिया की जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वर्षाधीन क्षेत्रों में अलसी की बीज दर। अलसी की बीज दर 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर पड़ती है वर्षा ऋतु में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती एक वैरायटी किस क्रॉप की? तो लाइनसीड की है। अलसी की वैरायटी है पार्वती, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये। अगला प्रश्न देखो, अलसी से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, अलसी के बारे में सुन लो बढ़िया से, ठीक है ना। अलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अलसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? लाइनम यूसीटेटिसमम। क्या मैंने बोला? लाइनम यूसीटेटिसमम, ठीक है ना। लाइनम यूसीटेटिसमम ये वैज्ञानिक नाम किसका? अलसी का। फैमिली लाइनेसी होती है। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया होता है, ठीक है ना। अच्छा देखो, अलसी का जो रेशा होता है इसे क्या बोलते हैं? फ्लैक्स। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलसी का जो रेशा है उसको क्या बोलेंगे? तो अलसी के रेशा को बोलते हैं फ्लैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला प्रश्न है कि अलसी की तेल में कौन सा ऐसा तत्व पाया जाता है जो हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है? यानी अलसी के तेल का यूज, अलसी के तेल का उपयोग अगर हृदय रोग के पेशेंट, जो हार्ट पेशेंट हैं, सांस के मरीज हैं, अगर वो यूज करते हैं उनको फ़ायदा मिलता है, वो किस कारण से? तो इसके तेल में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अलसी के तेल में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, अलसी के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड, अलसी के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जिसके कारण हृदय रोगियों के जो मरीज होते हैं, जो हृदय रोग के मरीज होते हैं, अगर वो इस तेल का सेवन करते हैं तो उनको फ़ायदा मिलता है। हार्ट पेशेंट के मरीज को फ़ायदा मिलेगा अलसी का तेल यूज करने से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसी प्रकार जब सूरजमुखी का तेल हृदय रोग के मरीज यूज करते थे तो उसमें क्या पाया जाता था? उसमें पाया जाता लिनोलिक अम्ल। दोनों बातें अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे
कि जो अलसी का तेल है इसका यूज कहाँ पे करते हैं, रंग स्याही और वार्निश में किया जाता है, पेंट वगैरह में इसके तेल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर अलसी में तेल की मात्रा की बात करें कि अलसी में ऑयल कितना लगभग देखने को मिलता है, तो 33 से 47% के आसपास में क्या होता है, तेल। जो अलसी है इसमें 33 से 47% के आसपास तेल देखने को मिलता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अलसी की अगर बीज दर की बात करी जाए तो कितनी पड़ती है। देखो, अगर दाने का आकार छोटा है, दाने कैसे स्मॉल साइज के दाने छोटे हैं, तो बीज दर पड़ेगी 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्लियर। अगर बीज के साइज का आकार क्या बड़े हैं, तो बीज दर पड़ने वाली है 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये पॉइंट आप बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। रबी ऋतु की क्रॉप है। और एक प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट कि अलसी का मुख्य रोग कौन सा है, अलसी की मुख्य डिजीज कौन सी है। तो अलसी में लगती है रस्ट। अलसी में कौन सा लगता है भैया, अलसी में लगती है रस्ट लगती है, जिसको बोलते हैं लाइनसीड रस्ट। अब ये किसके कारण होती है, तो ये मेलामस्पोरा लाइनाई, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलामस्पोरा लाइनाई, ठीक है ना। मेलामस्पोरा लाइनाई नामक कवक के द्वारा होती है लाइनसीड रस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न है कि बैली के अनुसार जो है राइस का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे, ब्रसिका जनसिया का, तो एशिया माइनर। अगला प्रश्न है कि आनंद दो प्रजाति किसकी है, तो आनंद दो प्रजाति लूसर्न की है। आनंद दो प्रजाति भी लूसर्न की है ना। आनंद दो प्रजाति किसकी है, लूसर्न की है। इसके बाद जो सिरसा 8 बहुवर्षीय प्रजाति है। इसके बाद है सिरसा 9, सिरसा 8 एक वर्षीय है, सिरसा 9 बहुवर्षीय है, ठीक है ना। रैम्बलर भी किसकी वैरायटी है, तो ये लूसर्न की वैरायटी है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको आने चाहिए बढ़िया से। रैम्बलर किसकी वैरायटी है, रैम्बलर वैरायटी किसकी है, लूसर्न यानी रिजिका की है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न को याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रॉपिंग और रैपिंग किया जाता है किस क्रॉप में, तो क्रॉपिंग और रैपिंग की जो क्रिया ये करते हैं सरसों में, ठीक है ना। क्रॉपिंग और रैपिंग की क्रिया किस में करते हैं, सरसों में करी जाती है। अगला प्रश्न है कि साधारण मटर की जलमांग कितनी है, तो 30 से 35 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इसको चाहिए। आगे प्रश्न देखेंगे, जय की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक तापमान, तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जाने से पहले जय के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम जय के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा कर लेंगे। जैसे जय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एबिना सटाइवा। जय जो है, जय का मेडिकागो सटाइवा होगा, देखें, हाँ ओट होगा ना, ओट का जय, हाँ जय का जो वैज्ञानिक नाम है एबिना सटाइवा, ठीक है ना। जय का वैज्ञानिक नाम एबिना सटाइवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूक्ष्म पदार्थ के आधार पर चारे वाली जई में कच्चा प्रोटीन कितना होता है, तो 13 से 14% होता है ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न, सूक्ष्म पदार्थ के आधार पर बरसीम में कच्चा प्रोटीन कितना, तो अभी मैंने बताया 20 से 21% होता है। अगला प्रश्न है कि डीएल्मिंग क्रिया किसमें करते हैं, पोटैटो में करते हैं, बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि 2020 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो इंडिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो आप बताएंगे राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत में तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तब भी आंसर राइट हो जाएगा राजस्थान। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तिलहन उत्पादन में वृद्धि किसके कारण हुई, तो पीली क्रांति के कारण हुई थी। तिलहन उत्पादन में वृद्धि किसके कारण हुई थी, पीली क्रांति के कारण हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो डाटा वाले क्वेश्चन ये नहीं आएंगे एग्जाम में आपके। 2021 के अंतर्गत भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन राज्य कौन सा था, उत्तर प्रदेश। 2021 में हाईएस्ट वीट प्रोडक्शन किसने किया था, उत्तर प्रदेश ने किया था। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी भारतीय दाल में होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होगी, लेंटिल में 25% होती है। कितनी होती है, 25% होती है इसमें लेंटिल में। अरहर में वही मान लीजिएगा आप लोग 21 से 25% होती है अरहर में। चना में 21% प्रोटीन होती है और मटर में होती है 22%। तो ये प्रश्न आपको आने चाहिए बढ़िया से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि सबसे अच्छा चारा किस फसल का माना जाता है, तो बरसीम का, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं चारे वाली फसलों का राजा, और रानी किसको बोलेंगे, लूसर्न को। अगला प्रश्न है
कि उन्नत कृषि तकनीक से मटर की पैदावार लगभग कितनी मिलती है, तो 25 से 30 कुंटल के आसपास 1 हेक्टेयर में उपज प्राप्त हो जाती है मटर की। अगला प्रश्न है कि मटर का मुख्य खरपतवार कौन सा माना जाता है, तो इसका चटरी मटरी माना जाएगा भाई। अगला प्रश्न है कि अलसी की खली में प्रोटीन की मात्रा कितने % होती है, तो 30%। जो अलसी लाइनसीड केक में जो प्रोटीन की मात्रा है 30% होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कैच फसल कौन सी है, कैच क्रॉप के नाम से किस क्रॉप को जानते हैं, तो ये जानते हैं कैच फसल के नाम से तोरिया का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखना आप। कैच फसल के नाम से और भी फसलें होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो मस्टर्ड, तोरिया, लेंटिल, चिकपी में जो ऑप्शन सही हो जाएगा तोरिया। अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ना का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में गन्ना का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि चारे वाली कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है, बरसीम भी कर लेगी, लूसर्न भी कर लेगी, लोबिया भी कर लेगी, लेकिन जो ओट है, जो जई है, ये नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये दलहन क्रॉप्स नहीं है भैया, इसलिए, क्योंकि लेग्यूमिनेसी कुल में नहीं आती है, इसलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डे नेचुरल प्लांट किसको जानते हैं, तो सनफ्लावर को। सनफ्लावर को उदासीन पौधा या डे नेचुरल प्लांट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि गन्ने की मुख्य बीमारी कौन सी है, तो जो गन्ने की मुख्य बीमारी वो रेड रॉट है। गन्ने की मुख्य बीमारी कौन सी है, रेड रॉट है, जो कि कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के द्वारा होती है गन्ने की रेड रॉट बीमारी। इसी को हिंदी में कहते हैं लाल सड़न रोग। अगला प्रश्न है कि ओरोबंकी वीड इन मस्टर्ड इज ए, जो ओरोबंकी खरपतवार मस्टर्ड का खरपतवार है, किस प्रकार का है। देखो, खरपतवारों का जो वर्गीकरण होता है परजीविता के आधार पर होता है, पैरासाइटिक नेचर के अकॉर्डिंग होता है। तो जो ओरोबंकी सरसों में लगता है ये कंप्लीटली रूट पैरासाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं की लीफ रस्ट बीमारी किसके कारण होती है, तो गेहूं की लीफ रस्ट बीमारी जो है कवक के द्वारा होती है, उसका नाम है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। और लीफ रस्ट को ही ब्राउन रस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ब्राउन रस्ट बीमारी जो है ये लीफ पर अटैक करती, इस कारण इसको ब्राउन रस्ट बोलते हैं। आपसे तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लैक रस्ट का कारण क्या है, तो बता देना पक्सिनिया ग्रेमिनिटेट्साई। पक्सिनिया ग्रेमिनिटेट्साई ब्लैक रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। और येलो रस्ट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। येलो रस्ट को जो है स्ट्रिप रस्ट के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रिप रस्ट के नाम से किसको जानते हैं, येलो रस्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करनाल बंट एक बीमारी हो किस क्रॉप की भाई। करनाल बंट जो डिजीज़ है फंगल के द्वारा होता है, और ये गेहूं का एक रोग है जो कि नियोवासिया इंडिका नामक कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा, नियोवासिया इंडिका नामक कवक के द्वारा होता है, ठीक है ना। यह रोग जब हो जाता है तो फील्ड पर सड़ी मछली जैसी बदबू आती है, जो कारण क्या है, ट्राईमिथाइल अमीन के कारण सड़ी मछली जैसी बदबू आती है गेहूं के खेत से, ठीक है ना। इस रोग के कारण गेहूं का निर्यात प्रभावित होता है। इस रोग को गेहूं का कैंसर रोग भी कहते हैं। इस रोग की खोज सबसे पहले करनाल में करी थी, किस वैज्ञानिक, मित्रा नामक वैज्ञानिक ने करी थी सन 1931 में। अगला प्रश्न है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग करते हैं, तो देखो ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि जो बीज जनित और जो मृदा जनित बीमारियों को कंट्रोल हो सकें। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो होना चाहिए, बी ऑप्शन से राइट होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा डाउट है बेटा यहाँ पे, जो राइट आंसर होगा ए होगा। क्यों, समझ में बात इसलिए आ रही, देखो जैसे उकटा बीमारी लगती, खासतौर पर इसका प्रयोग उकटा बीमारी के लिए किया जाता। अब उकटा बीमारी क्या है, तो उकटा बीमारी मृदा जनित बीमारी है। तो क्या करते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी से हम बीज को उपचारित करते हैं। अब बीज को उपचारित किया तो बीज में तो इसका प्रयोग हुआ, लेकिन क्या कि बीज जनित बीमारी को भी कंट्रोल कर देगा, है ना, और ये मृदा जनित बीमारी को भी कंट्रोल कर देगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। अगला प्रश्न है कि मसूर की फसल का महत्वपूर्ण कीट कौन सा है, तो चाहे टर्माइट हो, चाहे एफिड हो, चाहे पोड बोरर हो, ये सारे ही कीट इसकी क्रॉप को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन ये दो मुख्य कीट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज 3077 एक वैरायटी किस क्रॉप की है।
तो राज 3070 जो वैरायटी है गेहूं की है। कैसी भैया? गेहूं की वैरायटी है। गेहूं में सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो गेहूं में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था CRI स्टेज है, जिसकी खोज या इससे संबंधित वैज्ञानिक की बात करी जाएगी तो भारद्वाज माने जाते हैं। भारद्वाज। यह अवस्था बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद देखने को मिलती है। अगर किसान के पास सिंचाई एक कम उपलब्ध है या फिर सिंचाई एक ही करना चाहता है तो फिर इसी अवस्था पर सिंचाई करने की सिफारिश की जाती है या दी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देर से बोए जाने वाले गेहूं की गहराई कितनी रखें? 3 सेंटीमीटर। विलंब से अगर गेहूं की आप बुवाई कर रहे हैं तो आप 3 सेंटीमीटर गहराई पे आपको बोना चाहिए। हरितमा वैरायटी किसकी? तो हरितमा जो है बार्ले यानी जौ की एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जौ की नेट ब्लाउज बीमारी किस कारण होती है? तो हेलमिंथोस्पोरियम टेरेस सैक। हेलमिंथोस्पोरियम टेरेस सैक के कारण बीमारी होती है कौन सी? जौ की नेट ब्लाउज। जौ की फसल को पकते समय तापमान कितना चाहिए? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए राइपेनिंग के टाइम पे। निम्नलिखित में से कौन सा आलू से नहीं बनाया जाता? तो आलू से पेपर नहीं बनता, बाकी बाइंड भी बन जाएगी, स्टिक एसिड बनेगा। फरीना जो है आलू का स्टार्च होता है, उससे क्या बनता है? एल्कोहल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेपर। अगला प्रश्न है कि अनाज की फसलों का राजा किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं व्हीट को, गेहूँ को। और अनाज की रानी बोलते हैं मक्का को। अनाजों की रानी बोलते हैं मक्का को। अगला प्रश्न है नकदीय फसल किसको बोलते हैं? कैश क्रॉप के नाम से किस क्रॉप को जानते हैं? तो शुगर कैन को जानते हैं। जो लोग डी मार रहे हैं वो गलत है। अगला प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण पहली भारतीय दलहन क्रॉप कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण पहली भारतीय दलहन फसल कौन सी थी? तो ये थी मसूर। यहाँ पे जो टिक लगा ये गलत है, मसूर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंडियन पल्स क्रॉप जो थी वो हमारी थी मसूर यानी लेंटिल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छे से याद करना। देखो बच्चों, इस प्रश्न में थोड़ी सुधार की जरूरत है। अगर हमसे पूछे कि विश्व की सबसे पुरानी दलहन फसल कौन सी? विश्व की सबसे पुरानी दलहन फसल कौन सी? तो मसूर सही होगा। अब क्या भारत की भी ये सही है? तो भारत में चांस इसके कम लग रहे हैं। इसमें जो है मटर या फिर चना में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, इसको समझ लेना आप। उत्तर प्रदेश की कंडीशंस तीनों सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप कौन सी? सनफ्लावर। अगला प्रश्न है द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बिल्ट डिजीज चिकपी। जो चने में उकटा बीमारी वो किसके कारण होती है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी सिसराई। ऑप्शन ए राइट है। और जो यहाँ पे लिखा गया है यूरोमाइसिस फैबी, तो इसके कारण जो होता है मटर में रस्ट होती है। मटर और मसूर में रस्ट का कारण क्या है? यूरोमाइसिस फैबी। और एरिसाइपी पॉलीगोनी के कारण जो मटर है, मटर में होता है पाउडरी मिल्ड्यू। मटर में पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी किसके कारण होती है? एरिसाइपी पॉलीगोनी नामक कवक के द्वारा। अगला प्रश्न मालवी विश्वनाथ किसकी वैरायटी है? तो ये मसूर की है। मालवी विश्वनाथ एक फेमस वैरायटी है मसूर क्रॉप की। तिलहन फसलों में तेल का रंग किसके कारण होता है? पीला। तो कैरोटीनॉइड के कारण जो तिलहन फसल का रंग होता है वो कैसा होता है? तेल का रंग कैसा होगा? पीला। लास्ट क्वेश्चन है कि पूसा जगन्नाथ किसकी एक वैरायटी है? तो ये वैरायटी है मस्टर्ड की। पूसा जगन्नाथ एक फेमस वैरायटी किसकी है? मस्टर्ड की। तो ये थे पूरे 60 क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा फैक्ट भी बहुत सारे जाने। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। थैंक्स टू ऑल, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।